फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1857 की क्रांति। फ्रेंड्स, इसके पहले बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है। इसमें हिस्ट्री के 15 से 13 या 15 क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स। तो उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन 1 to 5 में भी रहते हैं, 6 to 8 में भी रहते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हिस्ट्री आप लोगों को कवर कराएंगे सारा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति से पहले हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी चीज़ अकारण नहीं होता है। हर कोई भी कार्य इस दुनिया में होता है दोस्तों, तो उसके पीछे किसी न कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कोई भी कार्य अकारण नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ये 1857 की जब क्रांति हुई थी, इसके पीछे कोई कारण होगा तभी तो ये क्रांति स्टार्ट हुई थी। तभी तो इस क्रांति में इतने सारे लोगों ने भाग लिया था, इतने सारे लोगों ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया था। और चलिए फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्रांति का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स। तो क्रांति का अर्थ परिवर्तन या बदलाव होता है। क्रांति का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन या बदलाव। सबसे पहले आप लोग सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे। और पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे 1498 में। 1498 में कौन सा पुर्तगाली भारत आया था, आप लोग बता सकते हैं? तो कौन थे? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी। तो जब भारत आए उसके बाद ये कैप्टन हॉकिंस भी आए थे 1608 में। फिर टॉमस रू आए थे। ये सारे लोग जब भारत में आए थे व्यापार की इजाज़त लेने के लिए आए। इन्होंने सोचा कि चलो भारत में व्यापार करेंगे। तो जब ये भारत में व्यापार करने आए तो सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आता है जहांगीर के दरबार में। तो उनसे कहते हैं कि ऐसा है कि हम मतलब यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, अपनी कंपनी स्थापित करना चाहते हैं। तो जहांगीर ने मना कर दिया। फिर दूसरी बार कौन आते हैं? फिर दूसरी बार 1615 में टॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में ये भी आते हैं और इन्हें व्यापार करने की इजाज़त मिल जाती है। टॉमस रो जब आते हैं जहांगीर के दरबार में, ठीक है, जब व्यापार करने की इजाज़त मिल जाती है तो ये लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं ना कि भारत में व्यापार करने लगते हैं। और जैसा कि ये लोग व्यापार करते करते देखते हैं कि भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत में मतलब भारत को देख के उन लोगों के मन में एक लालच सा आ गया कि इस भारत को हम कैसे मतलब यहाँ की वस्तुओं को, यहाँ की चीज़ों को कैसे हम लोग लें, कैसे लूटें, अपने देश भेजें। इंग्लैंड, पुर्तगाल, ये सारी चीज़ें मतलब उन लोगों के मन में एक लालच व्याप्त हो गया फ्रेंड्स कि भारत में इतनी सारी चीज़ें हैं तो हम लोग कुछ, ये लोग लगे अपने में वो लालच व्याप्त करने की हम क्या करें, कैसे इसे लूटें, कैसे लें ये सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद जब ये व्यापार धीरे धीरे करते करते फिर ये 1757 में प्लासी का युद्ध करते हैं। फिर 1767 में बक्सर का युद्ध होता है। और इसी बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है अंग्रेज़ों को। फिर यहाँ से हम देखते हैं 1857 की क्रांति। सबसे पहले क्रांति के कारण जो थे वो राजनीतिक कारण को हम देखते हैं। 1857 की क्रांति में सबसे पहला कारण हम देखेंगे क्या? राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण में हम देखते हैं पहले फ्रेंड्स, राजा होते थे, राजा के बाद जमींदार होते थे। और जो जमींदार होते थे फ्रेंड ना, जमींदार के बाद सेना होती थी। जमींदार के बाद कौन होते थे? सेना, सैनिक जमींदार के नीचे होते थे। तो ये राजा जो थे ना, इनमें जब सेना की ज़रूरत होती थी तो ये जमींदार जो थे ये अपने सैनिकों से राजा की मदद करवाते थे। राजा की सहायता कौन करते थे? सैनिक और जमींदार करवाते थे, ठीक है। तो एक लॉर्ड वेलेजली जो था ना, वो उन्होंने एक चाल चल दी। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया? चाल चल दी। उन्होंने सहायक संधि शुरू कर दी। क्या कर दी? सहायक संधि। कब स्टार्ट किया? 1798 में। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि कब स्टार्ट की? 1798 में। और इसमें कुछ शर्तों को रख दिए। वो शर्तें क्या थी हम एक बार देख लेते हैं। तो जो राजा सहायक संधि करता था उसे अपनी सेना समाप्त करनी पड़ती थी। जो भी राजा सहायक संधि कर रहा है उसे अपनी सेना को क्या करना होता था? समाप्त करना होता था। और जो भी उसको सेना की आवश्यकता यदि थी तो वो अंग्रेज़ों द्वारा दी जाती थी, ठीक है। सेना की अगर ज़रूरत होती तो वो अपनी सेना नहीं लेके जा सकता था, उसे सेना अंग्रेज़ देते थे, ठीक है, अपनी सेना को देते थे। देखिए, उसकी सैन्य आवश्यकता अंग्रेज़ों द्वारा पूरी होती थी। सैन्य आवश्यकता किसके द्वारा पूरी होती थी? अंग्रेज़ों द्वारा। बट वो जो सैनिक खर्च था ना, जो अंग्रेज़ सैनिक का खर्च राजा उठाएंगे, लेकिन ये अंग्रेज़ी सेना, अंग्रेज़ से अपनी सेना देते थे, लेकिन इन सेना का खर्च कौन उठाएगा? तो राजा उठाएंगे। और फ्रेंड्स, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन थी? तो सबसे पहले हैदराबाद थी। 1798 में जब स्टार्ट हुआ था। सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन थी? 1798 में हैदराबाद। 1799 में मैसूर, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में और पेशवा 1802 में।
सहायक संधि को स्वीकार करने वाली प्रथम रियासत हैदराबाद थी। फ्रेंड्स हमने देखा लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। इसके बाद आते हैं डलहौजी। इन्होंने एक नीति लाई जिसे हड़प नीति, विलय नीति, व्यापगत सिद्धांत या गोद प्रथा निषेध नीति के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड वेलेजली ने एक नीति लाई। उस नीति का क्या नाम है? हड़प नीति, विलय नीति या व्यापगत सिद्धांत भी इसे कहते हैं। गोद प्रथा निषेध नीति भी इसे कहते हैं। ये कब लेके आए? तो 1848 में, 1848 में। और इस नीति के तहत, इस नीति में क्या था फ्रेंड्स ना कि इन्होंने पूछा कि यदि जिनका पुत्र नहीं है वो किसे राजा बनाएंगे। तो किसी ने कहा कि हम अपने भाई के बेटे को बनाएंगे, किसी ने कहा हम अपने बहन के बेटे को बनाएंगे, हम अपने रिलेटिव को बनाएंगे। सारे लोगों ने बोला। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने लागू कर दी गोद प्रथा निषेध नीति। इन्होंने कहा कि इस नीति में क्या था कि नहीं, आप किसी को राजा नहीं बनाएंगे। यदि आपका पुत्र है, यदि आपका खुद का पुत्र है तो आप उसे राजा बना सकते हैं। यदि आपका खुद का पुत्र नहीं है तो आप किसी अन्य के पुत्र को राजा नहीं बना सकते हैं। इन्होंने कब ये लागू किया? 1848 में। और विलय नीति के तहत हड़पी गई पहली प्रथम रियासत यदि पूछे तो सतारा थी, 1848 में ही। विलय नीति के तहत हड़पी गई पहली रियासत कौन थी फ्रेंड्स? तो सतारा, 1848 में। और फ्रेंड्स ये उदयपुर था, एमपी में पड़ता है फ्रेंड्स, राजस्थान वाला नहीं है, ये एमपी वाला है। 1852 में झांसी को भी हड़पा गया 1853 में। और रागपुर को भी हड़पा गया 1854 में। और जयपुर और संभल को भी 1849 में। इन सारी रियासतों को हड़पा गया 1850 में बघाट को। लेकिन फ्रेंड्स एक ऐसी रियासत थी जिसके राजा थे, जिनके नवाब थे, फिर भी उस रियासत को हड़प लिया गया। तो वो कौन सी रियासत थी फ्रेंड्स? अवध। अवध के नवाब थे, फिर भी इस रियासत को क्या किया गया? हड़प लिया गया 1856 में। अवध एक ऐसा राज्य है फ्रेंड्स जहाँ नवाब थे। कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह। फिर भी अवध को हड़प लिया गया 1856 में। क्यों हड़पा गया? तो कुशासन का आरोप लगाकर कि नवाब वाजिद अली शाह जो हैं वो शासन चलाने में सक्षम नहीं है। अवध के नवाब कौन थे फ्रेंड्स? तो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह इनके होते हुए भी अवध को हड़प लिया गया। किस नीति के तहत? राज्य हड़प नीति या विलय नीति, गोद प्रथा निषेध नीति के तहत। और डलहौजी ने इन पे क्या आरोप लगाया गया? कुप्रशासन का। फ्रेंड्स जब अवध को हड़प लिया गया तो इससे इनकी पत्नी बहुत नाराज़ हुई। इनकी पत्नी का नाम क्या था? बेगम हजरत महल। इनकी पत्नी का नाम क्या था? हजरत महल। ये बहुत नाराज़ हुई और कहा इन्होंने कि ठीक है, आप लोगों ने हमारे पति को तो हटा दिया है, और लेकिन हम अपने पुत्र को राजा बनाएंगे। हम किसको बनाएंगे? अपने पुत्र को राजा बनाएंगे, जो अभी अल्पवयस्क थे, अभी वयस्क नहीं हुए थे। इनका नाम क्या था? विरजिश कादरी। इन्होंने क्या किया? इन्हें नवाब घोषित कर दिया, विरजिश कादरी को। बेगम हजरत महल ने किसे नवाब घोषित किया? अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिश कादरी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया अवध का। और फिर ये डलहौजी जो थे, इन्होंने कहा कि ये एक चेरी फल है, एक दिन ये हमारे मुंह में आकर गिरेगा। अवध क्या है? चेरी फल है। अवध को क्या कहा कि ये एक चेरी फल है, ग्लास फल है, एक दिन ये हमारे मुंह में आकर गिरेगा। किसने कहा था? अवध ने, डलहौजी ने। अवध का नवाब वाजिद अली शाह थे फ्रेंड्स, और इसके नवाब होते हुए भी इस राज्य को हड़पा गया था। और विलय नीति के तहत हड़पी गई सबसे पहली रियासत यदि पूछे तो सतारा है, जो महाराष्ट्र में पड़ता। इन्होंने विरजिश कादरी को नवाब घोषित कर दिया। हमने देखा फ्रेंड्स राजनीतिक कारण। अब देखते हैं प्रशासनिक कारण। अब क्या है? प्रशासनिक कारण। अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब भेदभावपूर्ण रंग नस्ल के आधार पर ये भेदभाव करना है, ये सारे प्रशासनिक कारण में आएंगे। जैसे उच्च पदों पर अंग्रेजों को नियुक्त किया जाता था, और जो निम्न पद होते थे उस पर भारतीयों को नियुक्त किया जाता था। और डलहौजी ने क्या किया? तंजौर व कर्नाटक के नवाबों की उपाधियाँ जब्त कर ली। कर्नाटक और तंजौर के नवाबों की उपाधियाँ क्या की? जब्त कर ली। फ्रेंड्स इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक व धार्मिक कारण। इसके बाद क्या देखेंगे? सामाजिक व धार्मिक कारण। जैसे चार्टर एक्ट 1813 में आया था फ्रेंड्स। सामाजिक और धार्मिक कारण में क्या आएगा? चार्टर एक्ट 1813 में आया था। ब्रिटेन से ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल गई। जो ब्रिटेन के ईसाई मिशनरी थे, उन्हें भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की क्या मिला? अनुमति मिली। हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन प्रारंभ कर दिया गया। किसका धर्म परिवर्तन प्रारंभ कर दिया गया? तो हिंदू और मुसलमानों का।
और इसमें क्या था, जो ब्रिटेन के ईसाई मिशनरी थे उन्हें भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति मिली थी। जैसे डलहौजी ने एक अधिनियम लाया था फ्रेंड्स, धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम 1850 में। कौन लाया था? डलहौजी ने। धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम 1850 में, धारा 21 में। इसमें क्या था फ्रेंड्स, इसमें लिखा गया था कि यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म हिंदू हो या मुस्लिम हो त्याग कर, यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म त्याग रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, त्याग कर ईसाई धर्म को यदि स्वीकार कर रहा है, तब भी उसकी पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार होगा। धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम कौन लाए थे? डलहौजी। कब? 1850 में, धारा 21 के अंतर्गत। और इसमें यही कहा गया था कि कोई व्यक्ति यदि अपना धर्म त्याग रहा है, हिंदू या मुस्लिम हो, और ईसाई धर्म को यदि स्वीकार कर रहा है, तब भी उसकी पैतृक संपत्ति में अधिकार पूरा होगा। समाज सुधार के नाम पर भारतीय परंपराओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जैसे बाल विवाह पर रोक, सती प्रथा पर लोक विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ हुआ, ये सारी चीज़ें हुई फ्रेंड्स। अब आते हैं हम आर्थिक कारण को देख लेते हैं। तो आर्थिक कारण फ्रेंड्स, आर्थिक कारण में सबसे पहले देखेंगे हम अस्थायी बंदोबस्त। कौन लेके आए थे? कार्नवालिस 1790 में। अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस को 1790 में। इसमें 1793 में राजस्व दर को क्या किया गया? अस्थायी कर दिया गया। इसमें ये था फ्रेंड ना कि 10 साल के लिए राजस्व दर निर्धारित था, 1790 में यह आया। इसमें 1793 में इसे अस्थायी कर दिया कि यदि आपके मान लीजिए जैसे कि आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ आपकी फ़ीस 1500 है, फिर अगले महीने 3500 हुई, तो इन्होंने 1793 में क्या कर दिया कि यदि फीस आपकी 3500 है तो वो 10 साल तक फिक्स रेट रहेगा, 3500 ही रहेगी, उसमें कुछ घटेगा बढ़ेगा नहीं। इन्होंने क्या अस्थायी बंदोबस्त को अस्थायी कर दिया 1793 में। अब आते हैं रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा 1792 में कर्नल रीड कहाँ से लागू हुई थी? बारामौल जिले में। कहाँ पे? बारामौल जिले में 1792 में कर्नल रीड। रैयत का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो किसान होता है। रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान होता है। मुनरों ने इसे क्या किया? पूरे भारत में लागू, पूरे मद्रास में लागू कर दिया। 1792 में कर्नल रीड लेके आया बारामौल जिले में, और मुनरों ने इसे क्या किया? पूरे मद्रास में लागू कर दिया। और पूरे दक्षिण भारत में ये धीरे धीरे लागू है। इसमें 51% क्षेत्रफल की रैयत मतलब किसान जो होते थे वो टैक्स देते थे। अब आते हैं महालवाड़ी प्रथा। महालवाड़ी प्रथा फ्रेंड्स कौन लेके आए थे? मैकेंजी। महालवाड़ी प्रथा मैकेंजी। महाल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो ग्राम या समूह। महाल मतलब होता है ग्राम या समूह। 1820 में इसका प्रस्ताव रखा गया था, और ये लागू कब होता है? 1822 में। 1820 में इसका प्रस्ताव रखा गया था और लागू कब हुआ ये? 1822 में। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे देखते हैं 1857 की क्रांति। तो टॉपिक वाइज 2-3 वीडियो और इसमें कवर हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारी वीडियो को